एम आई ऑडिबल? यस यस सर। आ गए सब? यस चलिए ठीक है, ओके। तो बैलेंस सप्लाई का मतलब समझ में आ गया, किसको कहते हैं बैलेंस सप्लाई? एक बार बता दीजिए मुझे। बैलेंस सप्लाई जो हमने डिस्कशन किया था उसमें हमने बैलेंस सप्लाई किसको कहा था? क्या? तीनों वोल्टेजेस के मैग्नीट्यूड इक्वल होंगे और उनके बीच में 120 डिग्री हाँ रहेंगे। बस 3 वोल्टेज है, ई आर ई वाई ई बी, और तीनों के मैग्नीट्यूड बराबर हैं, मतलब तीनों की वैल्यू बराबर है, और इक्वल फेज एंगल से डिस्प्लेसमेंट 120 डिग्री का डिस्प्लेसमेंट है, दैट इज कॉल्ड बैलेंस सप्लाई। दैट्स इट। इसमें कोई ऐसा लंबा डिस्कशन नहीं है अपना। अच्छा, अब एक चीज आपने ऑब्जर्व किया होगा, इस 3 फेज 4 वायर सिस्टम में, इसमें फेज है आर वाई बी और एक न्यूट्रल है, मतलब 3 फेज 4 वायर है। इस 3 फेज 4 वायर सिस्टम से आपको 3 लोड पी क्यू आर को फीड करने के लिए जो टोटल कंडक्टर लगे वो 4 लगे, 1 2 3 4, इसलिए हम इसको 3 फेज 4 वायर कहते हैं, वायर 4 ही लगे। लेकिन अगर मैं आर वाई बी को, अभी आर वाई बी किस फैशन में कनेक्टेड है, ये फैशन कनेक्शन का क्या कहलाता है? इस तरीके से अगर कनेक्ट करते हैं तो क्या कहलाता है? आर वाई बी अभी किस तरीके से कनेक्टेड है, तो क्या कहते हैं? स्टार स्टार कनेक्टेड। स्टार। आर वाई बी स्टार कनेक्टेड है। तो हमें टोटल 3 लोड पी क्यू आर को सप्लाई करने के लिए, फीड करने के लिए टोटल 4 कंडक्टर की जरूरत पड़ी, आर वाई बी और न्यूट्रल। लेकिन अगर मैं इस आर वाई बी को स्टार कनेक्ट ना करके अलग अलग कर दूं, आर को अलग कर दूं, सेपरेट फेज बना दूं, वाई को अलग कर दूं और बी को अलग कर दूं, बिल्कुल सेपरेट फेज बना दूं, स्टार कनेक्ट ना कर दूं, आर को अलग, वाई को अलग और बी को अलग, और आर में कनेक्टेड है पी, आर से पी को कनेक्ट करूं, वाई में कनेक्टेड है क्यू, वाई से क्यू को कनेक्ट करूं, और बी में कनेक्टेड है आर, बी से आर को कनेक्ट करूं। टोटल कितने कंडक्टर्स की रिक्वायरमेंट पड़ी? पी को कनेक्ट करने के लिए 2 फॉरवर्ड पाथ, रिटर्न पाथ, वाई के लिए 2 फॉरवर्ड पाथ, रिटर्न पाथ, और बी के लिए भी 2 फॉरवर्ड करंट फ्लोइंग पाथ, जिसको बोलते हैं आप लाइव, और रिटर्न पाथ, जिसको आप बोलते हैं न्यूट्रल। तो फॉरवर्ड पाथ या लाइव या फेज, और रिटर्न पाथ जिसको आप न्यूट्रल या रिवर्स करंट फ्लोइंग पाथ बोलते हैं। तो हर एक के लिए 2-2, फॉरवर्ड पाथ रिटर्न पाथ, फॉरवर्ड पाथ रिटर्न पाथ। तो टोटल कितने कंडक्टर की रिक्वायरमेंट पड़ी? अगर अलग अलग फेज से सप्लाई दे रहे हैं, स्टार कनेक्ट नहीं किए, तो टोटल कितनी जरूरत पड़ी? 6। 2 × 3 6। और यहाँ कितनी पड़ी थी तीनों को कनेक्ट करने के लिए, पीक्यूआर को कनेक्ट करने के लिए? जब स्टार कनेक्ट कर दिया तो 4। तो कौन सा कॉन्फ़िगरेशन बेहतर है, अलग अलग या ये वाला स्टार वाला? ये वाला? स्टार वाला बेहतर है, इसलिए हम स्टार कॉन्फ़िगरेशन यूज करते हैं इस कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि नंबर ऑफ कंडक्टर्स जो है वो रिड्यूस हो जाता है स्टार कनेक्शन में। ये आप लोगों को ऑलरेडी मालूम चल गया होगा। चलिए, तो अब बैलेंस सप्लाई आपको मालूम चल गया, हम स्टार कॉन्फ़िगरेशन क्यों यूज करें ये मालूम चल गया, क्योंकि अगर अलग अलग सप्लाई करेंगे तो हर एक लोड को फीड करने के लिए एक फॉरवर्ड पाथ या फेज या लाइव, और एक रिटर्न पाथ या न्यूट्रल या रिवर्स करंट फ्लोइंग पाथ, जो भी कह लीजिए, हर एक के लिए 2-2 की जरूरत पड़ेगी, और इस तरीके से 3 के लिए 6 कंडक्टर की जरूरत पड़ेगी। फिलहाल हमारे पास 4 से हमारा काम परफेक्टली चल रहा है। अब तो ये तो हो गया बैलेंस सप्लाई, हमने देखा बैलेंस सप्लाई क्या होता है, स्टार कनेक्शन में ही क्यों सप्लाई दें, सिंगल फेज सप्लाई और 3 फेज सप्लाई में, सिंगल फेज सप्लाई में एक साइकिल में 2 बार जीरो हो जाता है, 3 फेज सप्लाई में कभी भी वोल्टेज करंट या पावर जीरो नहीं हो पाता, वोल्टेज करंट या पावर की कांस्टेंसी मेंटेन रहती है उसमें 3 फेज सप्लाई में। इतनी चीजें हमने लर्न कर ली है। अब हम देखते हैं बैलेंस लोड। बैलेंस लोड क्या होता है? अब बताइए, ये पी क्यू आर, ये 3 घर हैं, इन घरों में जो मोटर लगे होंगे, पानी वाला मोटर जो पानी को लिफ्ट करता है ग्राउंड से ऊपर टैंक तक, वो ऑफ कोर्स सिंगल फेज से चल रहे होंगे, 3 फेज से चल रहे हैं, उसको सप्लाई सिंगल फेज दे रहे हैं, 3 फेज दे रहे हैं? आपके घर में जो मोटर लगा सिंगल फेज दे रहे हैं, ऑफ कोर्स सिंगल फेज दे रहे हैं। अब
उसको जो सिंगल फेज मोटर को, जो आप पानी वाले मोटर को जो सप्लाई दे रहे हैं, या मोटर आपके फैन में भी है, आपके कूलर में भी है, एग्जॉस्ट में भी है, वॉशिंग मशीन में भी है, रेफ्रिजरेटर में भी है, एसी में भी है, सब में मोटर है, कंप्रेसर है, मोटर है। अब ये मोटर करता क्या? आपके घरों का मोटर पानी वाला थोड़ा सा पानी लिफ्ट करता है, एसी वाला मोटर थोड़ा कंप्रेसर को चला देता है, फ्रिज वाला मोटर भी थोड़ा सा कंप्रेसर को चला देता है, कूलर वाला मोटर थोड़ा बहुत कूलर का फैन घुमा देता है, पानी वाला मोटर पानी लिफ्ट कर देता है, वॉशिंग मशीन वाला मोटर जो है वो कपड़े घुमा देता है। लेकिन जब इन मोटर के वर्क को आप इंडस्ट्री के मोटर से कंपेयर करेंगे, इंडस्ट्री में जो मोटर लगे हैं उनको क्या काम है? लाखों टन लोड ड्राइव करना। मतलब जो रोलिंग मिल्स में लगे हैं, जो टेक्सटाइल मिल्स में लगे हैं, जो पेपर मिल्स में लगे हैं, जो माइनिंग्स में लगे हैं, जो कटिंग इंडस्ट्री में लगे हैं, जो बड़े बड़े इंडस्ट्री में लगे, जो रूम के साइज के मोटर हैं, आपके एक रूम के साइज के मोटर लगे हुए हैं उन इंडस्ट्री में, जिनको लाखों टन लोड ड्राइव करना है। आपके घर के मोटर को क्या काम करना है? दो चार कपड़े घुमाने हैं, फ्रिज का कंप्रेसर चला देना है, एसी का कंप्रेसर चला देना है, फैन का ब्लेड घुमा देना है, कूलर का ब्लेड घुमा देना है, यही तो करना है, पानी लिफ्ट करके टैंक तक पहुंचा देना है। इस काम में और इंडस्ट्री में जो काम करना है वो लाखों टन के लोड को ड्राइव करना है। कोई कंपैरिजन है? नो सर। नहीं है, वो काम बहुत बड़ा है। तो अब बताइए, आप अपने घर के मोटर को एक सिंगल फेज सप्लाई देते हैं जो कि 1 सेकंड में 50 बार ऑफ ऑन हो जाता है, उसको तो चलेगा, उसको काम ही कितना करना है, थोड़ा बहुत लोड लिफ्ट करना वो कर लेगा, थोड़ा बहुत लोड उठाना है उसको कर लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जहां इंडस्ट्री में लाखों टन लोड्स ड्राइव करने हैं, लाखों टन, 1-2 टन नहीं, लाखों में टन होता है 100 किलो। माइनिंग इंडस्ट्री में, टेक्सटाइल में, पेपर मिल्स में, रोलिंग मिल्स में, इनके रोटर का ही वजन हजारों किलो होता है। आप बताइए, उनको अगर आप 1 सेकंड में 100 बार वोल्टेज जीरो दें, करंट जीरो दें, पावर जीरो दें, वो काम कर पाएंगे? उनका इतना हेवी इनर्शिया होता है, इतना वजन होता है, इतना लोड होता है उनके, वो काम कर पाएंगे सेटिस्फैक्ट्री? नो सर। नहीं, वो सेटिस्फैक्ट्री काम नहीं करेंगे अगर आप उसको सिंगल फेज दीजिएगा। उनको भैया जितना काम करे, अब हाथी को तो हाथी की तरह का खाना भी चाहिए ना, चींटी को चींटी के खाना के हिसाब से काम चल जाएगा, उसका शरीर वैसा है। हाथी का खुद का शरीर इतना वजन है, उसके खुद, बाकी चीजों छोड़ो, जो बोझा ढोएगा उसको छोड़ो, हाथी का खुद का इतना वजन है क्विंटल में कि उसको अपने वजन को ड्राइव करने के लिए, हिलाने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए। तो भाई उसको खाना उतना चाहिए, तभी उतना एनर्जी प्रोड्यूस करेगी। तो जो 3 फेज मोटर, जो इंडस्ट्री होता है, इंडस्ट्री में सिंगल फेज मोटर नहीं होते हैं, वहां 3 फेज मोटर होते हैं। उनको 3 फेज सप्लाई चाहिए, उनको 1 फेज से काम नहीं चलेगा, उतने खाने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि वो तो खाना 1 सेकंड में 100 बार जीरो कर दे रहे हो तुम उस खाने को, तो उनका नहीं काम चलेगा, लाखों टन ड्राइव नहीं हो पाएंगे। उनको चाहिए भाई कांस्टेंट खाना, और कांस्टेंट वोल्टेज या कांस्टेंट पावर किस में मिलता है? सिंगल फेज में कि 3 फेज में? अभी बताया था, इसीलिए बताया था 3 फेज में कि कांस्टेंट उसमें वोल्टेज मिलता है, उसमें कभी भी वोल्टेज जीरो नहीं होता, कभी भी करंट जीरो नहीं होता, कभी भी पावर जीरो नहीं होता, तो उसमें पावर कांस्टेंट रहता है, वोल्टेज कांस्टेंट रहता है, उसको कांस्टेंट खाना मिल रहा है, तो लाखों टन लोड को सेटिस्फैक्ट्री ड्राइव करता रहेगा, उसको कांस्टेंट भोजन मिल रहा है, पर्याप्त एनर्जी मिल रही है काम करने की। ठीक है, तो इसका मतलब कि ये सप्लाई साइड से इंडस्ट्रियल मोटर को सिंगल फेज सप्लाई से तो काम चलेगा नहीं, उसको 3 फेज सप्लाई चाहिए। अब आते हैं मोटर वाले पार्ट पे। मोटर में अगर हम खोले तो मोटर में हमें वाइंडिंग दिखती है, सिंगल फेज मोटर में ये वाइंडिंग एक ही होती है, एक ही कॉइल होता है, लेकिन एक कॉइल से जितना फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, जितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, जितना टॉर्क प्रोड्यूस होगा, वो सफिशिएंट नहीं है हजारों टन और लाखों टन लोड को ड्राइव करने के लिए। घर के लोड को ड्राइव करने के लिए तो ठीक है, कपड़ा धोने के लिए ठीक है, रेफ्रिजरेटर, एसी, फैन का ब्लेड घुमाना, कूलर, ये सब के लिए तो ठीक है, एक फेज से जितना फ्लक्स प्रोड्यूस होगा और जितना टॉर्क प्रोड्यूस होगा वो चल जाएगा, ड्राइव कर लेगा। लेकिन जहां लाखों टन लोड को ड्राइव करना, वहां एक फेज सफिशिएंट नहीं है कि वो इतना फ्लक्स जनरेट नहीं कर पाएगा, इतना टॉर्क जनरेट नहीं कर पाएगा जो कि उस लोड को ड्राइव करे। तो उसके लिए कम से कम उसमें 3 वाइंडिंग रखनी पड़ेगी, 3, एटलीस्ट 3 वाइंडिंग्स आर देयर। उस मोटर में आपको एक वाइंडिंग से इतना फ्लक्स, इतना टॉर्क नहीं मिलेगा जो उतने लोड को ड्राइव कर पाए, तो उसको सप्लाई भी 3 चाहिए।
एक सप्लाई से उसका काम नहीं चलेगा, उसको कांस्टेंट सप्लाई चाहिए, तो 3 फेज सप्लाई चाहिए। और क्वाइल भी उसमें 3 होने चाहिए, एक क्वाइल से काम नहीं चलेगा, इतना फील्ड और इतना टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा एक क्वाइल से जो उतने हेवी लोड को ड्राइव करे। तो उसके पैरेलल उसको क्वाइल भी 3 चाहिए और सप्लाई भी 3 चाहिए। अब इस 3 क्वाइल को, मोटर के 3 क्वाइल को आप कितने तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं, स्पेशली 3 को कैसे कैसे कनेक्ट करते हैं। मोटर के 3 क्वाइल को अब ये पता चल गया कि भैया उसको 3 फेज सप्लाई भी चाहिए और क्वाइल भी उसमें एक नहीं रहना, 3 रहना। इस 3 क्वाइल को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं अपन आपस में। 3 को कनेक्ट करने के लिए क्या तरीके होते हैं। डेल्टा स्टार या डेल्टा डेल्टा। डेल्टा तो इस 3 क्वाइल को, डेल्टा और स्टार दोनों, इस 3 क्वाइल को मैं थोड़ी देर के लिए स्टार भी कनेक्ट कर सकता हूँ, डेल्टा भी कनेक्ट कर सकता हूँ। मैं स्टार में कनेक्ट कर लेता हूँ 3 क्वाइल, मोटर के 3 क्वाइल लगा रहा हूँ। क्वाइल नंबर आर, क्वाइल नंबर बी और क्वाइल नंबर वाई, ये 3 क्वाइल है मोटर के। इसको आप चाहते तो ऐसे डेल्टा भी कनेक्ट कर सकते थे, लेकिन फिलहाल मैंने इसको स्टार कनेक्ट किया है। अब ये जो मोटर आपको दिख रहा है, ये जो मोटर आपको दिख रहा है, ये मोटर आपके घर का मोटर है कि इंडस्ट्री का मोटर है। इंडस्ट्री का। ये एक 3 फेज मोटर है, ये एक सिंगल फेज मोटर नहीं है, इसमें 3 वाइंडिंग है। ये एक 3 फेज मोटर है, बहुत बड़ा मोटर है। तो इसमें वाइंडिंग भी एक नहीं है, 3 है। और इसको सप्लाई भी एक नहीं मिलेगा, कितना कितना देना पड़ेगा, 3 फेज सप्लाई, कांस्टेंट पावर चाहिए इसको। तो अब देखो, आर से लेके आए और इस इंडस्ट्री वाले मोटर के आर में कनेक्ट कर दिए, वाई से लेके आए और इस इंडस्ट्री वाले मोटर के वाई में कनेक्ट कर दिए, और बी से लेके आए और इंडस्ट्री वाले मोटर के बी में कनेक्ट कर दिए। अब ये मोटर काम करेगा, आर वाई बी तीनों पे कनेक्शन मिल गया इसको, यहाँ वाई का मिल गया, यहाँ आर का मिल गया और यहाँ बी का मिल गया। अब ये काम करेगा मोटर। यस सर। अब ये वाला न्यूट्रल का क्या करें, न्यूट्रल को कहीं मोटर में कनेक्ट करें, हम चाहें तो इस न्यूट्रल का भी कुछ कर सकते हैं। अब उससे पहले मैं कुछ चीजें डिस्कस कर लेता हूँ और फिर न्यूट्रल पे भी, ये वाला न्यूट्रल पे भी डिस्कस करेंगे इसके साथ क्या करें। ये मोटर के 3 क्वाइल हैं, तीनों क्वाइल का कुछ ना कुछ इंपीडेंस तो होगा। सपोज करो कि आर का क्वाइल का इंपीडेंस है Z1, बी क्वाइल का इंपीडेंस है Z2 और वाई क्वाइल का इंपीडेंस है Z3। ये 3 इंपीडेंस होगा। अगर ये तीनों इंपीडेंस Z1, Z2, Z3, जो तीनों क्वाइल का इंपीडेंस Z1, Z2 और Z3 मैग्नीट्यूड में बराबर हो, मतलब Z1 बराबर हो Z2 के, क्वाइल 2 के इंपीडेंस के, और Z2 बराबर हो Z3 के, ये अगर तीनों बराबर हो मैग्नीट्यूड में और इक्वल फेज एंगल से डिस्प्लेस्ड हो 120 डिग्री से, इस लोड को, इस तरह के लोड को हम बैलेंस्ड लोड कहते हैं। क्या कहते हैं, व्हाट वी से, बैलेंस्ड लोड। अगर लोड है जिसके तीनों इंपीडेंस Z1, Z2, Z3, तीनों क्वाइल के इंपीडेंस, उसमें 3 फेज लोड में 3 क्वाइल्स लगे होते हैं, तो उस तीनों क्वाइल के इंपीडेंस, अगर 3 फेज लोड के तीनों क्वाइल के इंपीडेंस मैग्नीट्यूड में बराबर हो एंड डिस्प्लेस्ड बाय इक्वल फेज एंगल से डिस्प्लेसमेंट हो, तीनों में 120 डिग्री का डिस्प्लेसमेंट हो, ये 120 डिग्री हो और ये भी 120 डिग्री हो, तो इस तरह के लोड को हम क्या कहते हैं, बैलेंस लो। और बैलेंस सप्लाई किसको कहते हैं, अगर सप्लाई में तीनों वोल्टेज ER, EY और EB ये तीनों वोल्टेज अगर बराबर हो, ये तीनों वोल्टेज मैग्नीट्यूड में अगर बराबर हो और डिस्प्लेस्ड बाय 120 डिग्री हो, तो इस सप्लाई को क्या कहेंगे,
Yes. तो नाउ यू गेट व्हाट इज बैलेंस सप्लाई एंड व्हाट इज बैलेंस लोड। अगर सप्लाई सिस्टम में तीनों वोल्टेज ER, EY और EB बराबर हो और डिस्प्लेस्ड बाय इक्वल अमाउंट 120 डिग्री, देन सप्लाई इज कॉल्ड बैलेंस सप्लाई। और अगर लोड वाले साइड पे तीनों इंपेडेंस Z1, Z2 और Z3 बराबर हो एंड डिस्प्लेस्ड बाय 120 डिग्री फेज एंगल, देन द लोड इज कॉल्ड बैलेंस्ड लोड। तो अब नाउ यू गेट डिफरेंस बिटवीन बैलेंस सप्लाई एंड बैलेंस लोड। तो अब आप क्या क्या चीजें लर्न कर लिए कि भाई सप्लाई सिस्टम क्या है, बैलेंस सप्लाई क्या है, हम स्टार कनेक्टेड सप्लाई ही क्यों यूज करें, अलग अलग से देंगे तो क्या होगा, तो अलग अलग से देंगे तो 6 कंडक्टर यूज होगा, स्टार के केस में केवल 3 कंडक्टर 4 कंडक्टर यूज होगा, RYB और न्यूट्रल, ये हमने देख लिया था। ठीक है, उसके बाद हमने बैलेंस सप्लाई देखा क्या होता है, बैलेंस लोड क्या होता है, 3 फेज लोड क्या होता है, 3 फेज लोड की क्या रिक्वायरमेंट होती है, होता क्या है एक्चुअल में 3 फेज लोड, कैसे उसके 3 कॉइल्स 3 फेज लोड के कनेक्ट किए जा सकते हैं, स्टार में, डेल्टा में, रिक्वायरमेंट क्या है उसकी, ये सारी चीज आपके समझ में आ गई होगी। अच्छा, अब मुझे बताइए अगर Z1, Z2 और Z3 की वैल्यूज बराबर हो तो Z1 जो करंट ड्रॉ कर रहा है R फेज से, उसको मैं IR कह रहा हूं। Z2 जो करंट, चूंकि इंपेडेंस है तो ये करंट लेगा, Z2 जो B फेज से करंट ले रहा है उसको IB कहता हूं, और Z3 जो Y फेज से करंट ले रहा है उसको मैं IY कह रहा हूं। अब बताइए अगर तीनों वोल्टेज ER, EY और EB बराबर हैं, अगर तीनों वोल्टेज, इसका वोल्टेज ER, ये EY और EB तीनों वोल्टेज अगर बराबर हैं तो ये क्या, और तीनों इंपेडेंस Z1, Z2, Z3 बराबर हैं, तो क्या IR, IY और IB बराबर होगा? डू यू एग्री? यस सर। बराबर। तो इसका मतलब है कि ये तीनों करंट IR, IY और IB बराबर होंगे, बैलेंस्ड करंट। अगर सप्लाई बैलेंस है, लोड बैलेंस है, तो तीनों करंट IR, IY और IB भी बैलेंस ही होंगे, बराबर ही होंगे। और अगर तीनों करंट IR, IY और IB बराबर हैं और 120 डिग्री के डिफरेंस पे हैं, तो अगर 3 फेजर बराबर हो और 120 डिग्री के डिफरेंस पे हो तो जहां उसका सम होगा वहां उसकी वैल्यू कितनी होगी? 0। मतलब इस पॉइंट पे जहां तीनों वाइंडिंग मिल रहे हैं, जहां IR, IY और IB मिल रहा है, वहां पे करंट की वैल्यू कितनी होगी? 0। मतलब मैं उसको न्यूट्रल मान लूं। यस सर। तो मैं जनरेटर के न्यूट्रल से, ये जो न्यूट्रल वाला कनेक्शन मैं लेके आ रहा हूं इतनी दूर से, इस मोटर के न्यूट्रल को कनेक्ट कर सकता हूं। दोनों न्यूट्रल है, ये भी 0 पोटेंशियल पे था और ये भी न्यूट्रल है, 0 पोटेंशियल पे था, बल्कि ये 0 पे था, इसको ग्राउंड भी किया हुआ है मैंने। ये कर सकता हूं, इससे कोई दिक्कत आएगी मोटर में? क्योंकि वैसे भी वहां पे करंट नहीं है, जनरेटर से जो ला रहा हूं उसमें भी करंट नहीं, न्यूट्रल। लेकिन आप कहेंगे सर क्यों कनेक्ट करना है, क्यों करना चाहते हो, उससे कोई फायदा क्या है? अब मैं फायदा बताता हूँ। कभी मोटर चलते चलते मोटर का आर वाला जो वाइंडिंग था, वाइंडिंग ही है, बर्न कर सकता है, इंसुलेशन खराब हो सकता है, इस मोटर का आर वाला वाइंडिंग जो है खराब हो गया, बर्न हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया आर वाला, तो कितने वाइंडिंग बचे? 2। और अब 2 ही करंट बचा, 3 नहीं बचा। जब IR, IY और IB तीनों 120 डिग्री के डिस्प्लेसमेंट पे थे तो यहाँ करंट 0 था, लेकिन अब तो 2 ही करंट बचा, IR और IB। क्या अभी वहां पे करंट 0 होगा न्यूट्रल पे? नो सर। नहीं, अब तो बहुत हेवी करंट हो जाएगा, 2 करंट मिलके तो बहुत सम अप होके बहुत इफेक्टिव करंट हाई हो जाएगा। अब ये हाई करंट कहां जाएगा? इसको कोई रास्ता तो आपने दिया ही नहीं, ये तो आपके मशीन में ही रहेगा, और मशीन में रह के इतना ज्यादा हीटिंग प्रोड्यूस करेगा कि आपके जो 2 बचे खुचे वाइंडिंग थे Y और B, उसको भी बर्न कर देगा, उसका भी इंसुलेशन डैमेज कर देगा। एक तो था ही डैमेज, 2 और डैमेज हो जाएंगे। लेकिन अगर ये कनेक्शन आपने कर रखा है न्यूट्रल का, जो कि जाके आपके जनरेटर के न्यूट्रल से कनेक्ट हो रहा है और वो आगे जाके ग्राउंड हो रहा है, तो ये अनबैलेंस्ड करंट जो है वो कहां चला जाएगा? जमीन में चला जाएगा, ग्राउंड में चला जाएगा, आपका वाइंडिंग तो बच जाएगा सुरक्षित। तो नॉर्मल केस में न्यूट्रल का कोई रोल नहीं है, अगर तीनों वाइंडिंग सही चल रहे हो नो प्रॉब्लम, न्यूट्रल को कोई रोल नहीं है। लेकिन अगर दिक्कत होगी किसी वाइंडिंग में तो न्यूट्रल आपके वाइंडिंग को प्रोटेक्ट करता है, ये प्रोटेक्टिंग वायरिंग, समझ रहे हैं? कैसे प्रोटेक्ट करता है, समझ में आ गया?
यस सर। ऑल्दो इतना एडवांस चीज आपके लिए जरूरत नहीं है, बट डिस्कशन का पार्ट था तो मुझे लगा कि एज ए इंजीनियर आपको जानना चाहिए ये चीज, इसलिए मैंने बता दिया। ऑल्दो आपके सिलेबस में इतना नहीं डेप्थ में है कि इस न्यूट्रल को इससे क्यों कनेक्ट करें और ये सारी चीज, बट मुझे लगता है कि आपको जानना चाहिए था ये भी चीज, इसलिए मैंने बता दिया। ठीक है, एग्री? आपके चीजें समझ में आ गई होंगी आई थिंक, कि क्या होते हैं सिंगल फेज लोड, क्या होते हैं थ्री फेज लोड, थ्री फेज लोड के क्या मायने हैं, क्यों थ्री फेज लोड बनाते हैं, और उसको क्यों थ्री फेज सप्लाई देते हैं, उसका सिंगल फेज सप्लाई से कैसे काम नहीं चलता। ये सारी चीजें अब क्लियर हो गई होंगी। बैलेंस सप्लाई, बैलेंस लोड, सिंगल फेज लोड, थ्री फेज लोड के मायने। अब एक अलग चीज पे चलते हैं, फेज सीक्वेंस। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी पे चलते हैं, फेज सीक्वेंस। मैं कोई बहुत तेज तो नहीं पढ़ा रहा हूं कि आपके चीजें ना समझ में आए। नो सर। नो सर। फेज सीक्वेंस मैं अपने हिसाब से तो बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, रुक रुक के पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि आप चीजें आराम आराम से समझते चले। तो फेज सीक्वेंस, सीक्वेंस का क्या मतलब होता है? हिंदी में सीक्वेंस को बोलते हैं क्रम, किस ऑर्डर में है, यही होता है ना। सीक्वेंस का मतलब होता है ऑर्डर, किस ऑर्डर में। तो फेज कह रहा है, फेज सीक्वेंस मतलब फेज का ऑर्डर बताओ। तो फेज का ऑर्डर क्या होगा भाई? सबसे पहले आर फेज में वोल्टेज इंड्यूस हुआ, उसके 120 डिग्री बाद वाई में हुआ, और उसके 120 डिग्री बाद बी में हुआ। तो सीक्वेंस क्या लिखेंगे? सबसे पहले आर आर वाई बी, तो आर वाई बी इज द फेज सीक्वेंस, दिस इज द फेज सीक्वेंस। तो फेज सीक्वेंस सीक्वेंस है कि किस फेज में वोल्टेज सबसे पहले इंड्यूस हुआ, उसके बाद किस में हुआ, और उसके बाद किस में हुआ। मतलब वोल्टेज अपने मैक्सिमम वैल्यू पे किस फेज में पहुंचा, सबसे पहले तो आर में, उसके 120 डिग्री पीछे वाई में, और उसके 120 डिग्री पीछे बी में। तो आर वाई बी इज द फेज सीक्वेंस। So what is the phase sequence? The sequence in which the voltage amplitude reaches at its maximum value in the three phases is called phase sequence. वो sequence जिसमें कि थ्री फेज आर वाई बी में वोल्टेज अपने मैक्सिमम वैल्यू पे जिस सीक्वेंस में, जिस क्रम में, जिस ऑर्डर में पहुंचता है, सबसे पहले आर में, उसके 120 डिग्री बाद, उसके 120 डिग्री बाद वाई में, और उसके 120 डिग्री बाद बी में, उसको हम फेज सीक्वेंस कहते हैं। Is that clear? यस सर। Okay. यस। तो अब ये फेज सीक्वेंस डिस्कस हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं, डिस्कशन को आगे लेके जाते हैं। अपना थ्री फेज सप्लाई हो गया, थ्री फेज लोड भी हो गया, बैलेंस थ्री फेज सप्लाई, बैलेंस थ्री फेज लोड, सिंगल फेज लोड का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, थ्री फेज लोड क्या होता है वो क्लियर हो गया, क्या रिक्वायरमेंट है, उसको कैसे कनेक्ट करें स्टार में या डेल्टा में, न्यूट्रल का क्या रोल है वो भी क्लियर हो गया, फेज सीक्वेंस भी हमने डिस्कस कर लिया। अब हम अपने डिस्कशन को नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं। अब मैं आपको एक चीज बता देता हूं, यहां तक सारे सर हाँ जी सर एक क्वेश्चन था, जब हम सर जो आर बी और वाई सर जो कॉइल है, तो उसको जो हम रोटेट करेंगे तो सर वाई जो है साउथ जो पोल है हमारे का नॉर्थ और साउथ, सर वाई जो है सर 90 डिग्री पे मतलब उल्टा तो आएगा ना सर, वाई टू और वाई वन के में फ्लक्स हो जाएगा, तो फेज सीक्वेंस सर यहाँ वाई भी और फिर आर पे सब होगा। हाँ बोलो, पहले तुम बोलो। हाँ वाई और सर जो फेज सीक्वेंस होगा सर वाई में पहले नहीं होगा, वाई फिर आर फिर बी। यहाँ पे तुमको पढ़ाया था, आई थिंक मैंने यहाँ नॉर्थ रखा था, यहाँ साउथ रखा था, और जो मैंने स्ट्रक्चर बताया था उसमें आर यहाँ था, वाई यहाँ था, और बी यहाँ था। अब मैंने इसको रोटेट कराया था, यहाँ है R1 R2, ये है Y1 Y2। अब मुझे देखना है कि किस क्रम में तीनों वाइंडिंग नॉर्थ पोल को अप्रोच करती है। नॉर्थ रेफरेंस मैंने नॉर्थ को लिया है, तो सबसे पहले नॉर्थ को अप्रोच करेगा R1 R2, उसके 120 डिग्री बाद कौन करेगा? पहले तो नॉर्थ करेगा सर। हाँ क्या कर रहे हो?
तो अगर हम जैसे सर रोटेट करेंगे तो अगर 30 डिग्री पे ही रोटेट करेंगे तो वाई जो है वाई जो कॉइल है हाँ सो वो नॉर्थ साउथ के मतलब जो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फ्लक्स है सो उसके बीच में तो आ रहा है तो वो सब वोल्टेज प्रोड्यूस करेगा ही। तो वाई का वोल्टेज तो मैंने आपको दिखाई दिया। अभी नहीं एक बात सर वो बताइए, आर से करेगा मेरी बात ना, आर से तो पहले। सुन लीजिए, आर से पहले बाद में क्या है, यहाँ देखिए, ये आर है, ठीक है, ये आर है, यहाँ पे आर के 120 डिग्री पीछे वाई है, और वाई के यस 120 सर, डिग्री पीछे बी है। बी है। अब यहाँ देखिए, ये आर है, ये वाई है, और वाई यहाँ तो आगे निकल गया आर से, ये तो आगे पीछे होता रहेगा। जब आप एक्स एक्सिस के लेफ्ट साइड में देखेंगे तो आपको आर आगे जाता हुआ नजर आएगा। अब कोई साइक्लिक परमुटेशन है, कोई चीज साइकिल में चल रही है, तो कोई चीज आगे पीछे कौन है, किसी को कैसे भी ले लीजिए। अगर एक बात बताओ, मैं कहूं कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 1 से 2 आगे है, 2 से 3 आगे है, 3 से 1 आगे है ना। तो अगर आप ऐसे जाइएगा तो 1 3 भी आपको 1 से आगे ही नजर आएगा। बात यहाँ रेफरेंस को मानने की है। साइकिल में कोई आगे पीछे नहीं होता है, साइकिल तो साइकिल है। आप साइकिल में जब चलते हैं, इस साइक्लिक ऑर्डर में जब चलते हैं, अब ये वाला पॉइंट से चलिएगा और अगला पॉइंट तो ये इससे आगे है, फिर ये इससे आगे है, फिर इससे आगे ये है, लेकिन आप देखेंगे तो इससे भी ये आगे ही है, उससे क्या फर्क पड़ रहा है, फिर इसके आगे ये है, उससे उस चीज से कोई डिफरेंस नहीं आता है। डिफरेंस किस पे आता है कि साइकिल में कोई किसी के आगे पीछे नहीं होता, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है कि ये आगे पीछे है, ये साइक्लिक ऑर्डर है। अब साइक्लिक ऑर्डर में आप ध्यान दीजिएगा कि आप किसी को रेफरेंस लीजिए, आप नॉर्थ को रेफरेंस ले लीजिए और सबके स्टार्ट वाले टर्मिनल को रेफरेंस ले लीजिए, y1 को और y2 को रेफरेंस ले लीजिए। अगर आप साउथ को रेफरेंस ले लेंगे तो चीजें बदल जाएंगी। आप एक रेफरेंस लीजिए नॉर्थ पोल को, क्योंकि नॉर्थ से रेफरेंस नॉर्थ को भी क्यों लिया कि नॉर्थ से फील्ड निकलता है और साउथ में एंटर करता है, तो जहां से निकलता है उसको रेफरेंस ले लीजिए, और इसका भी स्टार्ट वाला R1 ले लीजिए। अब R1 पहले नॉर्थ को अप्रोच करेगा या Y1 अप्रोच करेगा, ये Y1 है, यहाँ Y1 है, और ये Y2, कि कौन अप्रोच करेगा पहले, आर से पहले हो जाएगा नॉट। R1 ही करेगा, R1 के 120 डिग्री बाद ही Y1 करेगा। हाँ, Y1 साउथ को पहले कर लेगा, लेकिन वो तो साउथ को करेगा ना, मैंने तो रेफरेंस नॉर्थ लिया ना। किसी एक को तो रेफरेंस लीजिएगा तभी ना किसी को आगे पीछे डिसाइड कीजिएगा, तो साइकिल में आगे पीछे कैसे डिसाइड होगा। रेफरेंस देखिए, साइकिल में कोई आगे पीछे होता ही नहीं। आपको यहाँ देखिए ना, यहाँ आर के आगे जब आप इधर देखेंगे तो देखिए यहाँ वाई आगे चला गया उसको, यहाँ वाई आगे निकल गया, फिर आगे जाइएगा तो ये आगे चलता रहेगा, ये ऐसे ऐसे चलता रहेगा, ये साइकिल्स क्रिएट होते रहेंगे, इस तरीके से ये चलता रहेगा, कोई आगे कोई पीछे होता रहेगा। बट आपको कोई रेफरेंस मान के चलना पड़ेगा ताकि आप डिसाइड कर सके कि कौन आगे कौन पीछे। वैसे साइकिल में कोई आगे पीछे नहीं होता, लेकिन जब मैंने रेफरेंस R1 और नॉर्थ को माना, उसी तरीके से Y1 जब N को अप्रोच करेगा तो R1 के 120 डिग्री बाद करेगा। वैसे आगे पीछे कोई भी नहीं है, ये इसके आगे है, ये इसके आगे है, फिर ये इसके आगे है, सब एक दूसरे के पीछे घूम रहे हैं। अगर पीछे देखिए तो सब एक दूसरे के पीछे है, आगे देखिए तो सब एक दूसरे के आगे। आप देखना कैसे चाहते हैं उस पर डिपेंड करता है। साइकिल में तो सब एक दूसरे के पीछे और आगे है, बट आप किसको रेफरेंस मानते हैं उस पर डिपेंड करता है। ठीक है ना, क्लियर है? सर ये जरूरी है सर एंटी क्लॉकवाइज? आप क्लॉकवाइज ले लीजिए, कोई तो तरीका लीजिएगा तो फेज सीक्वेंस बदल जाएगा। एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन को हम प्लस मान के चलते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इसी कन्वेंशन पे चलती है। आप क्लॉकवाइज ले लीजिए, कोई बात नहीं, उससे क्या होगा, फेज सीक्वेंस बदल जाएगा। ओके सर। उससे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो कन्वेंशन है, ये कोई हार्ड ड्रॉन थंब रूल थोड़ी ना है कि 2 + 3 5 है। हमने मान लिया कि भाई हम R1 लेंगे और नॉर्थ पोल लेंगे, आप कुछ और ले सकते हैं, उससे कन्वेंशन, सारी कन्वेंशन अकॉर्डिंगली बदलेंगे। बाकी सारी चीज अभी आप जिस कन्वेंशन को चल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग RY भी है फेज सीक्वेंस। अब ठीक है, द कन्वेंशन यू सिलेक्टेड अकॉर्डिंग टू विच द फेज सीक्वेंस इज RY, इज दैट ओके?
साइकिल में कोई आगे पीछे नहीं होता, साइकिल में सब सबके आगे और सब सबके पीछे है, सब एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं और सब एक दूसरे के आगे भी है, दोनों चीजें। बट रेफरेंस आपको मानेंगे तब आप डिसाइड कर पाएंगे कौन आगे है कौन पीछे, अकॉर्डिंग टू सम रेफरेंस। चलिए, हाँ मैं कुछ और बता रहा था, आपका आंसर क्लियर हो गया या अभी भी डाउट है? आपने जो पूछा था समझ में आ गया। उसमें ऐसा कुछ समझने वाली भी चीज नहीं है, क्योंकि वो साइकिल है, उसमें हमें एक रेफरेंस। सर आपने रेफरेंस कहा था ना, सो रेफरेंस सर वो हम साउथ को लिए थे सर पहले। नहीं साउथ में जब अप्रोच कर रहे थे नहीं, नॉर्थ को लेना है आपको, साउथ अभी नहीं देखना, सबके लिए आपको नॉर्थ ही लेना है, आर के लिए भी, वाई के लिए भी, बी के लिए भी। तो सबसे पहले नॉर्थ आर पहुंचेगा, उसके 120 डिग्री बाद वाई पहुंचेगा, उसके 120 डिग्री बाद बी पहुंचेगा। साउथ को लेके अलग तरीके से कन्वेंशन बनाए जा सकते हैं, वो भी गलत नहीं, ठीक है ना। अब मुझे एक चीज बताइए, अब इस डिस्कशन को थोड़ा सा एक लेवल, कॉन्सेप्ट वाली सारी चीजें अब हो चुकी है, अब कुछ भी कॉन्सेप्चुअल नहीं रहा, ये चीज मैं बता दूं, कॉन्सेप्ट की सारी चीजें डिस्कस हो चुकी है। अब मैं एक चीज जानना चाहता हूं कि मैं इस आर फेज और न्यूट्रल के बीच में जो वोल्टेज मेजर करूंगा उसको वी आर कह दूं। वैसे तो आर और न्यूट्रल के बीच जो वोल्टेज होगा वो वी आर एन होगा, वोल्टेज ऑफ आर विथ रिस्पेक्ट टू न्यूट्रल। तो क्या हो जाएगा, वी आर माइनस वी एन, और वी एन कितना होगा, 0। मतलब एन लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अब एवरी टाइम मैं एन क्या लिखूं, मैं वी आर एन को वी आर ही लिखना प्रेफर करूंगा, बार बार मैं नहीं लिखूंगा एन। तो एन आप खुद ही बाय डिफॉल्ट अपना कंसीडर कर लीजिएगा। इसको मैं लिख रहा हूं वी आर। ये एक फेज और न्यूट्रल के बीच में मेजर किया हुआ वोल्टेज है, इसको हम फेज वोल्टेज भी बोलते हैं। मतलब वी आर जो है इसको हम फेज वोल्टेज वीपी भी बोलते हैं जनरल टर्म में। सिमिलरली वाई और बी के बीच में अगर हमने मेजर किया, वाई और न्यूट्रल के बीच में मेजर किया, तो ये क्या होगा, वी वाई, और वाई फेज का वोल्टेज होगा ये, क्योंकि वाई और न्यूट्रल के बीच में वाई वी वाई एन भी कर सकते हैं, लेकिन एन मैं नहीं चाहता हूं आप एवरी टाइम लिखें, आप वी वाई लिख दें। और वी वाई भी क्या है, एक फेज वोल्टेज है, क्योंकि वाई फेज का वोल्टेज है। इसी तरीके से बी और न्यूट्रल के बीच में मेजर करते हैं, इस बी और न्यूट्रल को आपस में कनेक्ट करते हैं, तो इसको क्या नाम दें, वी। आप चाहे तो इसको वीबी एन भी बोल सकते हैं, और वीबी माइनस वी एन कीजिएगा तो वी एन 0 हो जाएगा, वीबी आएगा। तो वीबी ये भी क्या है, एक ये कौन सा वोल्टेज है, कौन सा वोल्टेज है, फेज वोल्टेज। कौन सा वोल्टेज, तीनों फेज का वोल्टेज है, वी आर वी वाई और वीबी। वी आर जो है आर और न्यूट्रल के बीच का वोल्टेज है, वी वाई जो है वाई और न्यूट्रल के बीच का वोल्टेज है, वीबी जो है बी और न्यूट्रल के बीच का वोल्टेज। तो चाहे तीनों वोल्टेज है, वी आर हो चाहे वी वाई हो चाहे वीबी हो, ये क्या है, इसको एक जनरल टर्म से क्या डिफाइन करेंगे, फेज वोल्टेज। वी आर या वी वाई या वीबी, ये है फेज वोल्टेज। और ये किनके बीच का वोल्टेज है, वी आर जो है आर और न्यूट्रल के बीच का, वी वाई जो है वाई और न्यूट्रल के बीच का, वीबी जो है बी और न्यूट्रल के बीच का। और इनको मोर जनरली हम क्या कहते हैं, फेज वोल्टेज। इसका मतलब है फेज वोल्टेज ऑलवेज एक फेज और एक न्यूट्रल के बीच का वोल्टेज होगा। इतना तो आपके समझ में आ गया होगा कि फेज वोल्टेज क्या होता है। यस। अगर यही मैं कहूं वोल्टेज को करंट से रिप्लेस कर दूं, आई आर आई वाई और आई बी, आर और न्यूट्रल के बीच में करंट मेजर करूं, तो ये हो जाएगा आई आर। वाई और न्यूट्रल के बीच में मैं करंट मेजर करूं, तो ये हो जाएगा आई वाई। और बी और न्यूट्रल के बीच में करंट मैं मेजर करूं, तो ये हो जाएगा आई बी। ठीक है, तो ये तीन करंट हो गए, आई आर आई वाई और आई बी। इन तीनों करंट को आर और न्यूट्रल के बीच में आप मेजर कर रहे हैं, वाई और न्यूट्रल के बीच में मेजर कर रहे हैं, और बी और न्यूट्रल के बीच में मेजर कर रहे हैं। तो आप चाहें तो आई आर एन, आई वाई एन
और IBN भी लिख सकते हैं। IRN क्या हो जाएगा, IR माइनस IN, IN तो 0 होता है, तो आप IR, IY और IB तीनों लिख सकते हैं। इसको क्या हम फेज करंट कह सकते हैं, अगर उसको फेज वोल्टेज कहा था, क्योंकि ये तीनों फेज का करंट है, तो IR, IY और IB, क्या हम इसको फेज करंट कह सकते हैं, IP ऐसे? यस सर। उसको VP कहा था, इसको IP कह सकते हैं एक जनरल वर्ड से, फेज करंट। जबकि ये सब करंट जो है वो किसके रिस्पेक्ट में मेजर किए जा रहे हैं, न्यूट्रल। न्यूट्रल के। मतलब फेज करंट, एक फेज का करंट किसके रिस्पेक्ट में होता है, किसके रिस्पेक्ट में होता है, फेज करंट, फेज का करंट किसके रिस्पेक्ट में होता है, न्यूट्रल के रिस्पेक्ट में। फेज वोल्टेज, फेज का वोल्टेज होता है एक फेज का किसके रिस्पेक्ट में, न्यूट्रल। न्यूट्रल के। लेकिन एक बात बताइए, हम जो एक करंट या वोल्टेज मेजर कर रहे हैं एक फेज और एक न्यूट्रल के बीच का, क्या हम दो फेज के बीच का नहीं मेजर कर सकते? क्या हम इस R और Y के बीच का मेजर नहीं कर सकते वोल्टेज, चाहे तो? मतलब क्या VRY मेजर नहीं कर सकते, वोल्टेज ऑफ R विथ रिस्पेक्ट टू Y? कैसे? क्या मैं Y और B के बीच मेजर नहीं कर सकता, वोल्टेज ऑफ Y विथ रिस्पेक्ट टू B? तो जब आप R का वोल्टेज न्यूट्रल के रिस्पेक्ट में मेजर कर रहे हैं, Y का वोल्टेज न्यूट्रल के रिस्पेक्ट में मेजर कर रहे हैं, मतलब VR या VY या VB, तो आप उसको क्या कर रहे थे, फेज वोल्टेज कर रहे हैं। लेकिन जब आप दो फेजेस के बीच का वोल्टेज मेजर करेंगे तो उसको क्या कहेंगे, जब आप VR की बात, VRY की बात करेंगे, VYB की बात करेंगे, VRB की बात करेंगे, मतलब दो फेज के वोल्टेज के बीच की बात करेंगे, न्यूट्रल की बात नहीं करेंगे, दो फेज के बीच की वोल्टेज की बात करेंगे, तो आप इसको लाइन वोल्टेज कहेंगे। क्या कहेंगे, जब आप दो फेज वोल्टेज की बात करेंगे, मतलब VRY एक VL है, एक लाइन वोल्टेज, ये VP नहीं है, ये VL है। VYB क्या है, VL है या VP है, VYB क्या है, तो अब आपको फेज क्वांटिटी और लाइन क्वांटिटी में अंतर समझ में आ गया। अगर कोई वोल्टेज या कोई करंट, मतलब कोई इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी, चाहे वो वोल्टेज है या करंट है, दो फेज के बीच में मेजर हो रही है, दो फेज के बीच में, दो लाइव के बीच में, तो फेज क्वांटिटी है या लाइन क्वांटिटी है, लाइन क्वांटिटी। और अगर एक फेज और एक न्यूट्रल के बीच में मेजर हो रही है, अगर कोई इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी एक फेज और एक न्यूट्रल के बीच मेजर हो रही है, तो वो फेज क्वांटिटी या लाइन क्वांटिटी, फेज क्वांटिटी। फेज क्वांटिटी। इसका मतलब मैं इस कंक्लूजन जल्दी से कंक्लूड करता हूं, VRY, VYB और VRB ये फेज वोल्टेज है, लाइन वोल्टेज है, ये VL है, VP है, लाइन वोल्टेज। VL है। और VR मतलब विथ रिस्पेक्ट टू न्यूट्रल बात कर रहा हूं, VY, VB ये VL है और यह VB है, VP है, क्या है, VP। VP। उसी तरीके से IRY दोनों फेज के बीच के करंट की बात कर रहा हूं, दो फेज के बीच के, दोनों लाइव कंडक्टर के बीच, IYB और IRB दोनों फेज के बीच का करंट है, ये लाइन करंट है, मतलब ये IL है या IP है, IL। लाइन करंट। उसी तरीके से सिमिलरली मैं केवल एक फेज के करंट की बात करूं, IR, IY या IB सब विथ रिस्पेक्ट टू न्यूट्रल है, तो ये IP है या IL है, IP। इसका मतलब आपको फेज क्वांटिटी और लाइन क्वांटिटी भी समझ में आ गई कि व्हाट इज फेज क्वांटिटी, व्हाट इज लाइन क्वांटिटी। यहाँ पे मैं अपना डिस्कशन रोकता हूँ, बहुत कुछ आप लर्न कर गए हैं, एक लेक्चर मुझे और लगेगा चीजों को फिनिश करना, ठीक है, लीव करूं? यस सर। थैंक यू वेरी मच ध्यान देने के लिए थैंक यू और आपके पार्टिसिपेशन के लिए, आपके एक्टिव थैंक यू सर। इन्वॉल्वमेंट